सबसे पहले हम बहुत शुक्रगुजार है ऑल मीडिया एसोसिएशन गांधरबल के, जिन्होंने करप्शन के अगेंस्ट हमारा साथ वक्तन फवक्तन देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। बाद सलाम यूँ है कि जैसा कि आप बखूबी जानते हो, जम्मू कश्मीर का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी जानता है, लोग भी जानते हैं, जच्चा बच्चा भी जानता है, हर कोई जानता है फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर आज तक हमें 3 साल संघर्ष करते हुए 2020 से आज तक यहाँ सड़कों पर हमने गुजारे हैं। तो हमारा मुद्दा मकसद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम लोगों ने यहाँ पर बिठाई है, उसका मुद्दा मकसद यही है कि 12 दिसंबर 2022 में एक 3 मेंबर कमेटी तश्कील दी गई थी इस रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर, फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर। यहाँ तक कि 1 महीने का टाइम दिया गया था कि 1 महीने के अंदर रिपोर्ट आना चाहिए था पब्लिक डोमेन में, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेक्सस इस स्कैम के पीछे होने के कारण वो रिपोर्ट अभी तक पब्लिक डोमेन में आया नहीं। 1 साल से ज़्यादा वक्त गुजरने के बावजूद भी वो रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आया। तो हम आला एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं, जो आपने इंक्वायरी कमेटी बिठाई है इस रिक्रूटमेंट स्कैम के खिलाफ, हम चाहते हैं जितने भी नौजवान है फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम के विक्टिम है, ये मुतासिर हुए हैं इस रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर। बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, जो किसी अदर डिपार्टमेंट में फॉर्म अप्लाई करने के लायक भी नहीं रहे। हम उसी के मुंतज़िर हैं। हम चाहते हैं जल्द अज जल्द उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाया जाए और आला एडमिनिस्ट्रेशन और माननीय एलजी साहब से हमारी मोतबाना गुजारिश है कि जल्द अज जल्द उस रिपोर्ट को सामने लाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और हमारी यहाँ पे जितनी भी गैदरिंग हुई है, जितने भी रिप्रेजेंट गांधरबल डिस्ट्रिक्ट को कर रहे हैं फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम के एस्पिरेंट जो है, ठीक है, वो सभी आज यहाँ पर आए हैं, उन्होंने अपना ताउन दिया है। तो उसके बावजूद भी मीडिया कर्मियों से हमारी गुजारिश है आला एडमिनिस्ट्रेशन तक इस बात को पहुंचाने में अपना अहम रोल अदा करें। और जितने भी हम विक्टिम हैं फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम के, उम्मीद है हम इस एडमिनिस्ट्रेशन से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि देर आए दुरुस्त आए। इन्होंने जो काम किया वो काबिल तारीफ काम है, क्योंकि आज तक वो हुकूमत कभी नहीं आई जिन्होंने अपनी गलती, अगर उन्होंने कोई गलती की हो उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी बिठाई। ऐसी हुकूमत आज तक कभी ना आई है, तो न मुझे लगता है कि आएगी कोई दूसरी हुकूमत। मगर बीजेपी सरकार के हम बहुत शुक्रगुजार है। इन्होंने अगर कहीं ना कहीं भेदभाव पाया गया, कहीं भ्रष्टाचार पाया गया, उसके खिलाफ एक इंक्वायरी कमेटी भी बिठाई गई और सीबीआई प्रोब भी किया गया। लेकिन हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे इस फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम के रिपोर्ट को क्यों डिले किया जा रहा है। हमें उम्मीद है बहुत जल्द इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा और जो डिजर्व्ड कैंडिडेट्स है इसमें उनको अपना हक फराहम किया जाएगा। बाकी इम्तियाज भाई ने आपको बताया कि ये सिलसिला 2013 से स्टार्ट हुआ। मैं कुछ की पॉइंट से हाईलाइट्स आपको बताना चाहता हूँ इस रिक्रूटमेंट स्कैम को लेके। तो जैसे हमने 2013 में इसके फॉर्म भरे थे, फॉर्म भरने के बाद 2014 में हमने एक एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम में धांधली पाई गई, जिसकी वजह से जो लिस्ट है वो स्क्रैप हो गई। उसके बाद फिर से हमें अप्लाई करना पड़ा, ऑनलाइन फॉर्म भरने पड़े। 2018 में इन्होंने फिर से एक एग्ज़ाम किया, वो भी स्क्रैप हो गया, उसमें भी धांधली पाई गई। और 2020 में इन्होंने और एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया और उसमें भी धांधली पाई गई। लेकिन ये बदकिस्मती है कि इन्होंने अगर उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उस पिछली जो 2 बार हुए थी ये रिक्रूटमेंट स्कैम, उनके खिलाफ शिकंजा कसा होता तो 2020 में हमें ये नौबत ना देखनी पड़ती। हाँ, हम मानते हैं कि 2020 में कश्मीर की सिचुएशन कुछ टेंस थी, क्योंकि एक तो हाल में ही जो आर्टिकल 370 है वो एब्रोगेट हुआ था और कोविड-19 का मसला चल रहा था, जिसकी वजह से कुछ अप डाउन चल रहे थे हमारे JNK यूटी में, पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड चल रहे थे वो सारी चीज़ें, तो जिसकी वजह से इनको थोड़ा टाइम लगा। लेकिन हमने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इनको बता दिया कि इसमें जो है वो आला दर्जे का जो है वो स्कैम पाया गया है। ऐसा कोई स्कैम नहीं है दुनिया में जो इसमें ना पाया गया। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो पेपर स्कैम का मसला है, क्योंकि इसमें पेपर लीक हुआ था, हाउस बोट्स में पेपर किए गए,
यहाँ तक कि जो फायर एंड इमरजेंसी के मुलाजमीन हैं उन्होंने OMR शीट रिप्लेस करवा दिए, जिनके हमारे पास पुख्ता सबूत है, जो हमने ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दिए हैं। इसमें अंडर हाइट एस्पिरेंट्स को जो है वो जॉब दी गई है, वो आज भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जिंदा सबूत है, वो अभी मरे नहीं है, डिपार्टमेंट में अभी वो काम कर ही रहे हैं। इसमें ऐसे भी एस्पिरेंट है जिनके खिलाफ FIR लगी थी, वो आज भी काम कर रहे हैं। इसमें जो है ऐसे एस्पिरेंट्स भी है जिन्होंने फिजिकल किसी और ने दिया था, रिटन में कोई और बैठा और जॉब कोई और कर रहा है, इसके भी हमारे पास पुख्ता सबूत है। आप हमें बता दीजिए, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है क्या कुछ नहीं है इनके पास? CBI इनकी, CID इनका, NIA इनका, कोई भी जो एजेंसी है वो इनकी है। तो 14 महीने किस चीज के इनको लग जाते हैं? अगर कमेटी को टाइम बॉन्ड दिया गया था कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है, लेकिन अभी तक 14 महीने गुजर गए, अभी तक हमें लगता है कि रिपोर्ट का कोई अता पता ही नहीं है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अब हमारी आला हुकाम से यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी डिजर्विंग एस्पिरेंट्स है इनके साथ जल्द अज जल्द जो है वो इंसाफ किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो गोल्डन पीरियड है, जिसको हम गोल्डन पीरियड बताते हैं, वो हमारा जाया हो गया। देखिए, जब हमने फॉर्म भरे थे 2013 में, हाल ही में हम 18-19 साल के हो गए थे, क्योंकि उसी टाइम हम एलिजिबल हुए थे किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए, तो फॉर्म भरे थे हमने, और इसी रिक्रूटमेंट में हम अभी ओवर एज भी हो गए हैं, हम अभी किसी बैलेट फोर्स के लिए अप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस रिक्रूटमेंट ने हमारा जो गोल्डन पीरियड है वो जाया कर दिया। फॉर्म भरने के टाइम हम एलिजिबल थे, अभी रिक्रूटमेंट स्कैम्स के पीछे इस स्कैम के पीछे भागते हम अभी ओवर एज भी हो चुके हैं। तो आला हुकाम से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारा जो अभी फर्दर जो टाइम है वो जाया ना करते हुए इस रिपोर्ट को जल्द से जल्द पेश किया जाए, ताकि हमारा भी आगे फ्यूचर है, हम भी अभी ओवर एज हो चुके हैं, हमें भी आगे देखना है कि हमारी जिंदगी, अभी हमारी बहुत सारी एस्पिरेंट्स ऐसे जिनकी शादियां हो चुकी है, जिनके बच्चे हैं, जिनके बूढ़े माँ बाप है और जो उन्हीं पे डिपेंडेंट है। तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो है वो रिपोर्ट को पेश किया जाए, ताकि डिजर्विंग एस्पिरेंट्स को अपना हक मिले। ऐसे हमारे भाई लोगों ने, समीर साहब ने या इम्तियाज साहब ने बोला कि इस स्कैम के रिलेटेड क्या क्या हुआ। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है 2013 से चल रही है, 11वां साल हो रहा है अब इस लेकिन रिक्रूटमेंट अभी फेयर तरीके से कंप्लीट नहीं हो रही है। 3 बार इससे पहले इसको हमने स्क्रैप करवाया है, अब 4थी बार इसके लिए हम लड़ रहे हैं। तो इन लोगों ने जो कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं इसमें, तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जानती है कि ये जो एविडेंसेस, ये जो पॉइंट्स ये एस्पायरेंट्स बता रहे हैं, ये पूरे तथ्यों के साथ, स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस के साथ, जिनके पीछे हमने एविडेंसेस भी पेश किए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। कमेटी को हमने हर एक बात के, हर एक पॉइंट के अगेंस्ट जो भी हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस है वो उनको हमने दिए हैं। तो इसके अलावा ये कुछ बातें भूल गई, क्योंकि इसमें जो कुछ लड़के वो भी है जो कैटेगरी RBA कैटेगरी में फॉल नहीं होते थे, वो भी अभी सिलेक्शन लिस्ट में मतलब वो भी अभी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लड़के ऐसे, एक लड़का ऐसा भी है इवन कि एक हैंडीकैप्ड लड़का अभी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, अंडर हाइट लड़के काम कर रहे हैं। और इसके अलावा पैराशूट में जिन लड़कों ने फॉर्म नहीं भरे थे, अंदर जो लोग बैठे थे जिनके नाम मिल रहे थे लेकिन वो सिलेक्शन लिस्ट से ड्रॉप हो गए थे, लेकिन जो नाम मिल रहे थे बाहर से, रिक्रूटमेंट जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे हैं वो हमने 2013 में भरे हैं। इतने भी इनपुट्स है कि इसमें ऊपर से उन्होंने पैराशूट में कुछ और लड़के भी लगाए हैं। इतना जब अब मैग्नीट्यूड का, स्कैम का मैग्नीट्यूड पेश कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, इसके बावजूद भी हमारे साथ ये भेदभाव, इतनी नाइंसाफियां क्यों? गवर्नर, हम मानते हैं कि कोविड-19 चल रहा था, जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था, उस तब जो इमरजेंसी चल रही थी यूनियन टेरिटरी में, तो उसका फायदा कुछ लोगों ने, डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने उठाया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो हायर ऑफिशियल्स थे, जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से वाबस्ता हायर ऑफिशियल्स थे, वो किसी दूसरे काम में लगे थे, क्राइसिस को कंट्रोल करने में, कोविड-19 के बारे में सोच रहे थे, और यहाँ से उन्होंने ये कैरी ऑन की, ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, और उन चीजों को लेके, उनके उस बिजी शेड्यूल को लेके उन्होंने गलत फायदा उठाया और रिक्रूटमेंट में इतना बड़ा स्कैम किया। तो उसके बाद हम गवार लगाते रहे, अपनी आवाज एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखते हम बार बार रोज मीडिया, प्रेस क्लब, हर एक गली में जाते थे ताकि हम अपनी आवाज गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखें।
आखिरकार 2022 में 12 दिसंबर 2022 में गवर्नर साहब एक कमेटी तश्कील देते हैं, 3 मेंबर कमेटी, जिसकी सरबराही आर.के. गोयल साहब कर रहे थे। तो उनको 1 महीने का टाइम फ्रेम दिया गया था कि 1 महीने में आप इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कीजिए और इसका जो इरेगुलरिटीज का जो रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट के सामने रखिए। बदकिस्मती से तब से 1 साल और 2 महीने हो गए। अब जब हमने बार बार कोशिश की एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने के लिए, कमेटी से मिलने के लिए, अब चूंकि आर.के. गोयल साहब भी अब उनकी ट्रांसफ़र और प्रमोशन हो चुकी है, तो हमने अप्रोच किया और हम उससे मिले, तो उनसे कहा कि हमारी रिपोर्ट दे दीजिए। तो उन्होंने मतलब उनके तरफ से कुछ इनपुट्स मिल गई कि हमने जो रिपोर्ट था वो हमने पेश किया है, वो एलजी साहब के टेबल पे है। अब हम एलजी साहब से यही गुजारिश कर रहे हैं कि अगर कुछ टाइम से आपके टेबल पे ये रिपोर्ट पड़ी है तो हमें वेट क्यों करवाया जा रहा है? हमें इतनी सजा, हमने कौन से गुनाह किए जिनका हमें सजा भुगतना पड़ता है? अगर 10 साल हमारे ज़ाया हो गए, हमारा टाइम ज़ाया हो गया, हमारी एनर्जी ज़ाया हो गई, तो यह इसमें हमारी अपनी कोई गलती नहीं है। जो भी गलती है या तो डिपार्टमेंट की है या तो एडमिनिस्ट्रेशन की है। अगर टीआरपी आपको कहा गया था, शालीन काबरा साहब ने जो ऑर्डर निकाला था जिसमें टीआरपी चेंज करने को बोला था, जबकि इससे पहले के स्कैम जो इन्होंने एग्जामिनेशन की थी उसका जब हमने स्क्रैप रिटन टेस्ट कैंसिल करवाया था, तब अगर ऑर्डर था प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी से कि ये जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है इसको चेंज कीजिए और टीआरपी जो है इसको भी चेंज कीजिए। उसके बाद जो टीआरपी का चेयरमैन है महाराजा कृष्णवली, वो फिर से जब हम पता लगाते हैं लिस्ट पब्लिश होने के बाद, तो उसको स्ट्रांग रूम में पाया जाता है। वो उस दिन स्ट्रांग रूम में, अगर उसका इसके साथ कोई लेन देन नहीं था तो वो फिर स्ट्रांग रूम में क्या कर रहा था? दूसरी बात, अगर मान लो कि डिपार्टमेंट ने गलती की, डिपार्टमेंट ने इसमें धांधली की, उसके बाद तो होम अफेयर्स में लिस्ट जाती है मतलब अप्रूव होने के लिए इनको होम को या एलजी ऑफिस को कॉपीज देने पड़ते हैं, तो उन्होंने कैसे अप्रूव की? मतलब कहने का मतलब यह है कि शायद आला हुकाम जो है ये भी कहीं ना कहीं गहरी नींद में सोए थे। अब जब इनको हमें, और सबसे बदकिस्मती की बात यह है कि इनको जगाने में हमें 4 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं और हमारे 10 साल, हमने इसका खुलासा किया है। 7,000 लड़के एग्जामिनेशन में बैठते हैं, 7,000 लड़कों के 10-10 साल। आप खुद ही हिसाब कीजिए, एक डेली वेज के हिसाब से, लेबर के हिसाब से आप हिसाब कीजिए कि ये कितना पैसा बनता है, ये कितना टाइम बनता है, जिसकी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती है। अब हम गवर्नमेंट से, खासकर गवर्नर साहब से, एलजी मनोज सिन्हा साहब से मुद्दबाना गुजारिश कर रहे हैं, अब तक जो भी हुआ, हमने जो भी आपकी तरफ से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हमने वो मतलब बर्दाश्त की। अब हमसे बर्दाश्त की जो लेवल है वो खत्म हो गई। अब इंसाफ कीजिए। अब इस रिपोर्ट को प्लीज और प्लीज इस रिपोर्ट को आप पब्लिक डोमेन में लाइए।